नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों डबल अटैक वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बहाने बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो वोटिंग लिस्ट से PDA के वोट कटवा रही है, और दूसरी तरफ उनकी नज़र हर उस वोट और हर उस जाति पर है जिसे वो बीजेपी के पाले से छीनकर अपने पाले में ला सकें। पूर्वांचल में पाल, धनगर, बघेल समाज को साधने के लिए अखिलेश ने न सिर्फ श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बल्कि अब BSP के एक कद्दावर नेता राजकुमार पाल को पार्टी में शामिल करवाकर बड़ा दांव चल दिया है। लोकसभा में अहिल्याबाई होलकर का मुद्दा उठाना हो या जमीनी स्तर पर पाल नेताओं को तरजीह देना, अखिलेश का संदेश साफ है कि पाल वोट अब उनकी प्राथमिकता लिस्ट में है। सियासत की ये साइकिल यही नहीं रुकती। दरअसल 28 और 29 मार्च को दादरी से शुरू होने वाली समाजवादी समानता भाईचारा रैली भी बीजेपी के माने जाने वाले गुज्जर वोट में सेंध लगाने का मास्टर प्लान है। 2012 के इतिहास को दोहराने की उम्मीद में अखिलेश अब नोएडा की उसी जमीन से हुंकार भरेंगे जहां 2024 में उन्होंने बीजेपी का गढ़ हिलाया था। तो क्या गुज्जर, मुस्लिम, दलित और पाल पिछड़ा का ये मेल 2027 में सत्ता का रास्ता साफ करेगा? इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और कॉलमनिस्ट राहुल लाल। राहुल जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पिछले दिनों बड़ी चर्चा रही, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ जो एक ग्रुप ऑफ लीडर्स और सपोर्टर्स ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, उनमें राजकुमार पाल की एंट्री को भी हमने देखा। श्यामलाल पाल पहले से ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो क्या पाल वोट, ये जो गैर यादव OBC वोटरों की जो एक लंबी लिस्ट है, उसमें पाल वोट अब अखिलेश यादव के फोकस में है, आपको लगता है? नीरज जी, बिल्कुल अखिलेश जी के पूर्णतः फोकस में है गैर यादव OBC वोटर। सर, इसको देखिए, इसको समझने के लिए हम लोगों को सीधे 2014 और 2017 की तरफ जाना पड़ेगा। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो एक व्यू रचना की थी कि उन्होंने गैर यादव को छोड़ के जो अन्य जो पिछड़े वर्ग के तमाम लोग हैं, उनकी बड़ी जबरदस्त गोलबंदी की थी। और तभी हम लोगों ने देखा कि छोटे छोटे लीडर्स, जिनको कि बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश के राजनीति में राज्य स्तर पे भी उनको तवज्जो नहीं मिलती थी, वो जिले स्तर पे या जिले में भी छोटे छोटे स्तर पे जो सक्रिय थे, उन सबों को जो है कि कहीं कहीं गठबंधन में लेने का प्रयास किया गया था। तो वो दौर, वो चीजें तो पुरानी हो गई। लेकिन इस समय अगर हम लोग देखें तो कैसे हम लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव को भी देखा कि किस तरह से जो है कि कुर्मी वोटरों का बड़ा जबरदस्त जो है कि रुझान रहा। इन्होंने टिकट भी भारी मात्रा में दिए, लेकिन अब कुर्मी तो एक बड़ी संख्या वाली आबादी वाले हो गए, लेकिन उसके अतिरिक्त जो छोटे छोटे वोटर्स हैं, और जिसके संदर्भ में कि अभी ये जो नई नियुक्ति, जो नए पार्टी में शामिल कराए गए लोग हैं, पाल वोटर, सब देखिए इनके ऊपर अगर हम लोग देखें कि अखिलेश यादव की पूरी रणनीति को जो आपने अपनी भूमिका में भी रखा, तो पूर्वी यूपी भी उनके पूरे फोकस पॉइंट पे दिख रहा है हम लोगों को, पश्चिमी यूपी भी दिख रहा है। अब यहाँ पे अभी देखिए, हम लोग को याद है पूजा पाल की वो एक तरह से कहीं न कहीं वो बीजेपी के खेमे में दिख रही है, हम लोगों को बीजेपी की तरफ दिख रही है। वो इधर नाराज भी चल रही थी। वो पूरा एक घटनाक्रम उनका अलग से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ इतिहास दिखता है। तो उस स्थिति में अब अखिलेश यादव कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि अगर ठीक है वो घटनाक्रम है, तो एक अपना दल के जो विधायक रहे हैं उनको उन्होंने शामिल कराया। तो अब सुनने और देखने में तो नीरज जी ऐसा लगता है कि ये प्रतापगढ़ की कोई क्षेत्रीय कोई सियासी घटनाक्रम हो, लेकिन नहीं, ये एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में, जैसा आपने कहा कि पाल, धनखड़, बघेल, एक जो पूरा समूह जो 7-8% का जो पूरा एक बड़ा सा जो है कि चंक बनता है, वो उस पूरे समूह को अपने तरफ करने का प्रयास है। यही कारण है कि उस समय प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की बात हुई, तब भी जो है कि पाल का ध्यान रखा गया, पाल समूह का ध्यान रखा गया, अभी भी ध्यान रखा जा रहा है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी काफी कंफर्टेबल रहती है। वो अगर हम लोग 2022 के विधानसभा चुनाव को भी देखें नीरज जी, तो अच्छा खासा प्रदर्शन पूर्वांचल में रहा था। लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि बनारस को छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य जगहों पे भी हम लोगों ने देखा कि क्या शानदार प्रदर्शन रहा वहां पे इंडिया अलायंस का, समाजवादी पार्टी का।
लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ये रणनीति दिख रही है कि अखिलेश हर कदम को बिल्कुल फूक फूक के चल रहे हैं। ना तो वो अति आत्मविश्वास के शिकार हो रहे हैं, जो एक फॉर्मूला है कि छोटी छोटी पिछड़े वर्ग के अन्य समूहों को जोड़ना, उसके समूहीकरण का प्रयास है। यही कारण है कि वो हम लोगों को पूर्वांचल में दिख रहा है। सोचिए कि अगर गुज्जर वोटर को जब हम लोग पश्चिमी यूपी के संदर्भ में देखते हैं नीरज जी, तो 3-4% का वो वोट शेयर ही दिखाई देता है। अगर वो बड़ा वोट समूह नहीं दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम लोग पश्चिमी यूपी पे या फिर यमुना बेल्ट की तरफ हम लोग सहारनपुर, आगरा, इस पूरे बेल्ट को हम लोग देखना शुरू करते हैं, तो फिर उस वोट का महत्व काफी समझना शुरू हो जाता है कि कहीं 10,000, किसी विधानसभा में 15,000, कहीं 20,000, इस प्रकार की उनकी संख्या नजर आती है। और उस बिरादरी की बड़ी नाराजगी रही है नीरज जी, वो कि योगी जी के कैबिनेट में क्या उसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला, कैबिनेट में कोई मंत्री नहीं है, एक राज्य स्तर के एक मंत्री इन्होंने बनाए हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, जो असंतोष की स्थिति है, जो हम लोग एक मैनेजमेंट स्थिति पाते थे कि पहले भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से छोटे छोटे चीजों पे काफी बारीक नजर रखती थी, वही स्थिति अब अखिलेश यादव की तरफ से नजर आ रही है। तो कि पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी हो, पश्चिमी यूपी में हम लोग ये भी संकट देखते हैं कि यहाँ पे जिस जगह पे हम लोग नोएडा और बाकी सेक्शन की बात कर रहे हैं, वहां पे यादव हम लोगों को नजर पश्चिम पे मैं आता हूं, लेकिन हाल में हम बजट पर, संसद का पूरा जो सेशन था वो काफी हंगामेदार रहा विभिन्न वजहों से। लेकिन बजट पर चर्चा में जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तो उन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजिकली अहिल्याबाई होलकर का नाम लिया। दर्शकों को बता दें कि कुल माता अहिल्याबाई होलकर जो है वो गडरिया पाल समाज में एक बहुत बड़ा आस्था का प्रतीक हैं, तो सीधे तौर पर उसे वहाँ से जोड़कर देखा जाना चाहिए। तो अखिलेश ने ये इमोशनल दाव भी अपनी इसी चुनावी रणनीति के तहत खेला, आपको लगता है? बिल्कुल, आप देखिए उस मामले को उन्होंने बजट, संसद का बजट सत्र था, फ्रंट फुट पे होके वो खेल रहे थे। मणिकर्णिका घाट का पूरा सोचे कि वो मणिकर्णिका घाट की पूरी पृष्ठभूमि थी, और वहां पे एक तरफ सीधे सीधे केंद्र सरकार, चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वो, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश की घटनाक्रम है। तो एक साथ ही उस पूरे घटनाक्रम में उन्होंने केंद्र को भी घेरा, राज्य सरकार को भी घेरा, और पाल वोटर्स के बीच सोचिए कि अहिल्याबाई होलकर को लेके कितने बड़े संदेश उन्होंने दिए। जो उनका जो पूरा संबोधन है वो, और जनता के बीच में देखिए, राजनीति में नैरेटिव सेट करते हैं आप, उसमें आपका मैसेजिंग जनता के बीच में जाना बहुत आवश्यक होता है। और वैसे में बजट सत्र जैसे महत्वपूर्ण मामले का भी उन्होंने सीधा सीधा जो है कि प्रयोग किया। तो ये चीज हम लोग को सीधे कह सकते हैं हम लोग कि पाल वोटर्स को लेके उनकी संख्या कितनी है, वो चूंकि देखिए अभी जातिगत जनगणना हुई नहीं है, कोई 8%, उस पूरे समूह को 8%, 10%, 11%, 7 से 11, 12% तक अलग अलग लोग उसको मानते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां मानती हैं। तो ये अगर पुराने ढंग से हम लोग राजनीतिक व्याख्या करते तो उसमें इनको नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन आज के समय में जहां पे एक एक वोट कीमती है, उस जगह पे जब पीडीए के स्लोगन को दे रहे हैं, वहां पे इन पाल वोटर्स को लेके हम लोग सोच सकते हैं कि अखिलेश कितना ज्यादा सीरियस है। क्योंकि राजकुमार पाल को अगर हम लोग देखें तो वो केवल एक नाम नहीं है, वो मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल प्रतापगढ़ का मामला नहीं दिखाई दे रहा है, ये सीधे दिखाई दे रहा है कि हम उस पूरे समूह को कितना महत्व देने के लिए तैयार हैं। हम उस समूह को महत्व दे रहे हैं और उस छोटे छोटे सारे लोगों का समूहीकरण कर रहे हैं। और भारतीय और समाजवादी पार्टी ने इसको बहुत अच्छे से देखा है कि जैसे ही गैर यादव पिछड़ी समूह के लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, तो लोकसभा चुनाव का वो जो जबरदस्त परिणाम है, पीडीए को अगर जमीन पे वास्तव में उसको पल्लवित और पुष्पित करना है, तो फिर इस पूरे सेक्शन के छोटे छोटे समूहों के ऊपर उन्हें काम करना पड़ेगा। पीडीए में जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग के जो छोटे छोटे समूह हैं, उसके ऊपर काम करने की जरूरत पड़ेगी। और वही हमें लग रहा है कि इस जगह पे काम किया जा रहा है। नहीं तो सोचिए कि हम लोग अभी ये बात नहीं कर रहे होते नीरज जी कि पूजा पाल नाराज हुई, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे की तरफ जाते हुए दिख रही है, तो उसकी भरपाई के लिए भी जो है कि कोई समाजवादी पार्टी प्रयास करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी प्रयास करेगी, हाँ बिल्कुल समाजवादी पार्टी प्रयास करते हुए नजर आ रही है। वो तो सीधे सीधे विकल्प दिया जा रहा है उन जगहों पे। यही कारण है मैं कह रहा हूं, यही कारण है कि संसद के बजट सत्र में, देखिए बजट सत्र को अमूमन हम लोग मानते हैं कि वहां पे आर्थिक आधार पर जो है कि सरकार की घेरेबंदी होगी, लेकिन वहां पे आर्थिक आधार के अतिरिक्त सोचिए कि कुल माता के नाम पे जो है कि घेरेबंदी की गई, तो वो कितना प्रासंगिक भी लग रहा है। अगर वो हम लोग ऑडियो सुनते हैं तो वो
अखिलेश यादव का वो संबोधन बड़े प्रासंगिक भी लगता है नीरज जी। और जैसा आपने कहा कि निशाने साध दिए उन्होंने, वहां पर वाराणसी की सीट हो, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा हो, और अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर, वो जो मणिकर्णिका घाट पर जो तोड़फोड़ हुई उसके बाद चर्चा में रही थी और पाल समाज की नाराजगी देखने को मिली थी। लेकिन जैसा आपने कहा, राहुल लाल जी की गैर यादव ओबीसी प्लान का एक हिस्सा है, तो पूर्वांचल में पाल वोट हो गया। अब ये गैर यादव ओबीसी, दरअसल बीजेपी ने जब कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो एकदम से कुर्मी वोटर गैर यादव ओबीसी में फोकस में आया, और ये हो गया कि भाई बीजेपी तो जो है वो अब कुर्मी वोट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है ओबीसी के अंदर, वहाँ पर उसको लेकर बीजेपी के अंदर थोड़ी उठापटक भी दिखी। अब ऐसे में ये गैर यादव ओबीसी की जो छोटी जातियाँ हैं जो अभी राहुल लाल जी ने बताया, ये किस तरीके से इन पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। हमने आपको दोस्तों पिछले दिनों बताया था कि किस तरह नोएडा में जो एक नोएडा जिंक्स है, जो एक अंधविश्वास है कि नोएडा में अखिलेश यादव, जिसके चलते अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते आए ही नहीं नोएडा, अब वो उसी नोएडा से अपनी एक रैली की शुरुआत कर रहे हैं जो उनकी चुनाव की शुरुआत मानी जा रही है, और वो गुर्जर वोट बैंक में उस पर फोकस वो करेंगे। तो पूर्वांचल में पाल, पश्चिम में गुर्जर, यही रणनीति है राहुल जी? बिल्कुल यही रणनीति है कि हम पूरब से लेके पश्चिम तक किसी भी जगह पे किसी को छोड़ेंगे नहीं। और देखिए, पूर्वांचल में मैंने पहले भी कहा कि जब पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की इतनी मजबूत उपस्थिति हम लोगों को 2022 के विधानसभा चुनाव में दिखाई देती है, 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई देती है, उसके बावजूद भी वहां पे अगर वो पालों पे ध्यान दे रहे हैं, तो पश्चिम पे तो उनका ध्यान देना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि जो पश्चिम का पूरा बेल्ट है, जहां पे भी गुर्जर बहुल क्षेत्र है, वहां पे इस पूरे क्षेत्र में हम लोग को जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर में से जो यादव वोटर है वो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। इस पे पीडीए में है, यहाँ पे हम लोग को दलित भी दिखाई दे देंगे, यहाँ पे अल्पसंख्यक वोटर्स भी दिखाई देते हैं। वैसे स्थिति में जो गुर्जर वोटर है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और नीरज जी, हम लोग जब बातचीत करते हैं गुर्जरों से तो उन्हें बड़ी निराशा दिखाई देती है कि हम लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी को बड़े वोट दिए, और उनकी नाराजगी होती है कि योगी जी के कैबिनेट में उपस्थिति नहीं है। भाई नरेंद्र तोमर जी हैं, वो कहते हैं कि भाई नरेंद्र तोमर जी जो है कि वो तो राज्य मंत्री के स्तर पर ही बने हुए हैं, तो और जो मिलनी चाहिए थी प्रतिनिधित्व वो क्यों नहीं मिला है। तो ये यहाँ पे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को जितना पर्याप्त ध्यान देना चाहिए था वो ध्यान नहीं दिया गया। और हमें दिख रहा है कि इन अलग अलग जगहों पे पिछले 1-1.5 साल के भीतर से हम लोग देखें तो इस बीच में भी जो है कि अलग अलग गुर्जर सभाएं की जा रही थी, अलग उनके बीच में जो है कि किस तरह से अपने प्रभाव को बढ़ाया जाए। तो चूंकि जो हम लोग बात करें अगर आंकड़ों की दृष्टि से, तो करीबन जो है कि 76 सीट ऐसे दिखाई देते हैं, जो अलग अलग पार्टियों के जो आंतरिक सर्वे के जो आंकड़े दिखाई हम लोगों को देते हैं, तो 76 सीट ऐसे हैं जहां पे कि करीबन 10,000 गुर्जर मतदाता है, और 31 सीट तो ऐसे हैं लगभग जहां पे कि 25,000 गुर्जर मतदाता है। तो समाजवादी पार्टी ने पिछले बार 11 जो है कि वो गुर्जर जो है कि लोगों को टिकट दिए थे, जिसमें से एक ही जीत पाया था। भारतीय जनता पार्टी के पास 6 गुर्जर विधायक हैं, तो स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी के लिए इस पूरे क्षेत्र में बिल्कुल ओपन फील्ड है नीरज जी, वो खुला मैदान है, जहां पे कि अभी उनका विधायक भी नहीं है, एक ही विधायक है उनका, और जो लोग हैं वो इस पार्टी को बड़े आशा और उम्मीदों के साथ देख भी रहे हैं, गुर्जर वोटर जो है। तो ये अगर हम लोग कल्पना करें कि गुर्जर प्लस मुस्लिम प्लस दलित, हाँ, जो फुल पीडीए की एक पिक्चर बनती है पश्चिमी यूपी में, वो उसको साकार करने की पूरी जो है कि रूप दिखाई दे रही है। और अभी चूंकि हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो सोचिए कि अभी 2026 की एक शुरुआत की स्थिति है, हम लोग, और उस स्थिति में अभी 27 के लिए समय है, और गुर्जर वोटरों के लिए प्रयास जो है कि वो शुरू हो गए हैं पिछले साल से ही। और मैं तो कहूं कि अगर गुर्जरों पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया तो जो 2021 का जो पूरा विवाद था, वो जो भोज विवाद, उनको राजा भोज को जो है कि गुर्जर माने कि राजपूत माने, और जो एक मूर्ति का अनावरण दादरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, तो उस समय से ही कहीं न कहीं गुर्जरों के बीच में एक नाराजगी, पहली स्पार्किंग स्थिति बनती है बीजेपी के विरुद्ध जो है। तो वो वहां से उस नाराजगी को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो गंभीर प्रयास होने थे वो प्रयास नहीं हुए हैं, और समाजवादी पार्टी अब प्रयास कर रही है। तो हमें दिख रहा है कि कहीं न कहीं रुझान जो है उस समूह का बन भी रहा है। अगर समाजवादी पार्टी इसी प्रकार से गंभीर रहेगी तो ये समीकरण जो अभी हम लोग सैद्धांतिक तौर पर चर्चा में कर रहे हैं नीरज जी, ये प्रैक्टिकल स्तर पे इसे कन्वर्ट होने में ज्यादा समय लगने वाली स्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों में नजरिए से सीएसडीएस
लोकनीति के आंकड़े जो कहते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कि आप यादव वोट देखिए। यादव वोट तो समाजवादी पार्टी का एक डेडिकेटेड वोटर माना जाता है, तो 83% वोटर CSDS के आंकड़े के मुताबिक 2022 में और अखिलेश यादव गठबंधन को 83% यादव वोट मिला और सिर्फ 10% या 12% वोट मिला बीजेपी गठबंधन को यादव का। अब गैर यादव ओबीसी में देखिए कि बीजेपी को अलग अलग जातियों में 60% से लेकर 70-75% तक का गैर यादव ओबीसी मिला और वही अखिलेश यादव को 20% से 25% मिला। तो ये एक यहां से और कहा भी ये गया ना उस वक्त राहुल जी कि अखिलेश यादव अपना वोट परसेंटेज 32% तक भले ही ले गए हो, लेकिन उन्होंने मायावती का वोट काटा। बीजेपी का वोट जब तक नहीं काटेंगे तब तक वो सरकार कैसे बनाएंगे? भले ही वो मायावती का वोट काट ले, निर्दलियों का वोट काट ले, लेकिन जब तक वो बीजेपी के 42-43% को क्रॉस नहीं करेंगे या बीजेपी के 42-43% से एक हिस्सा काटकर बीजेपी को 40% या 38% पर नहीं लेकर आएंगे, तब तक कैसे बात बनेगी? तो ये वो रणनीति नजर आती है कि भाई बीजेपी के हिस्से का वोट काटना है, वो गैर यादव ओबीसी जो 2022 में बड़ी मात्रा में बीजेपी की तरफ था, 2024 में उसका एक बड़ा हिस्सा अखिलेश यादव और उनके गठबंधन की तरफ आया और इसीलिए 2027 के लिए अखिलेश यादव उस पर जो है वो पिन पॉइंटेडली फोकस कर रहे हैं, मैन टू मैन मार्किंग जिसे सॉकर में कहते हैं। नीरज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए ये बिल्कुल आवश्यक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को 40% से नीचे लाए और 40% के कट ऑफ लाइन को वो खुद समाजवादी पार्टी क्रॉस करे। तो ये समाजवादी पार्टी जब तक बीजेपी के कुछ हिस्सों में सीधे सीधे सनमारी नहीं करेगी काम नहीं बनेगा। इसलिए जो CSDS के आंकड़े हैं और जो मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी ने भी प्रयास तो किए उस समय गुजर वोटर को आकर्षित करने के लिए 11 टिकटें भी प्रदान की, लेकिन जीत पाया केवल एक ही विधायक, एक व्यक्ति जीता जो कि समाजवादी पार्टी का विधायक बना। तो अब अगर 2027 को देखें तो सोचिए कि जयंत चौधरी भी नहीं है यहाँ पे, जो 2024 के स्तर का ही चुनाव होना है कि जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन में है। वैसे स्थिति में गुजर वोटर की अहमियत और बढ़ जाती है और हमें लग रहा है कि 2024 के बाद जो उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां बदली हैं, तो ये काम काफी आसानी से जो है कि सीधे सीधे बीजेपी के कोर वोटरों को भी इस तरफ से सनमारी की जा सकती है जहां पे कि असंतोष की स्थितियां हो। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो गुजरों के बीच में जो असंतोष था उसको शांत करने के लिए, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के चयन में हुआ तो मौर्या वोटर्स को लेके जो है कि वो बीजेपी ने भी बड़े कदम उठाए वहां पे, लेकिन क्या इस प्रकार के दूसरे अन्य समूह को लेके अब तक जो है कि बीजेपी की तरफ से कदम उठाए नहीं गए हैं, उसके नाराजगी असंतोष को दूर करने के बड़े प्रयास नहीं किए गए हैं और विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी बड़े शानदार ढंग से इन कामों को अहमियत दे रही। यही कारण है कि जो एक जमाने में वो चीजें होती थी कि नोएडा जो है कि वो वहां से शुरू करेंगे तो अगला मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, मुख्यमंत्री के दावेदार कैंडिडेट नोएडा जाने से बचते थे, मुख्यमंत्री पद के ऊपर रहते हुए भी जाने से बचते थे, वो सब चीजें हमें लग रहा है कि अब वो सीधे सीधे अतीत की बातें हो चुकी हैं। अब तो देखिए दोनों ही पार्टियों के लोगों ने पूरी तरह से इस प्रकार के तमाम चीजों को छोड़ दिया है और जो कांटे की टक्कर की स्थिति है और विशेषकर जो अन्य पिछड़ा वर्ग के छोटे छोटे समूहों को जमा करने की स्थिति है, उसके तरफ समाजवादी पार्टी अब अभी कहीं न कहीं फ्रंट फुट पे दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि 2014-17 में उसने बड़ी शानदार ढंग से इसका समायोजन किया था, वो अभी थोड़ी नीरज बैकफुट पे दिखाई दे रही है। और अगर हम मायावती की बात करें, मुस्लिम दलित इस समीकरण की बात आप कर रहे थे, अगर ये समीकरण वाकई वर्क कर जाता है तो मायावती जो लोकसभा चुनाव में 10% के नीचे आ चुकी, क्या आपको लगता है कि उनका बचा कुचा आधार भी इससे डेंट हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए अगर ये समीकरण जमीन पे कन्वर्ट होता है, ट्रांसलेट होता है, तो फिर मायावती जी के लिए बड़ी खतरे की घंटी होगी। और वो जो घटते चला जा रहा है वो 9.5% पे उनका वोट शेयर है इस समय। हालांकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो लोकसभा का चुनाव था तब वो 9.5% पे थी, विधानसभा में खुद वो मुख्यमंत्री की दावेदार होंगे तो उनके वोट प्रतिशत बढ़ेंगे। लेकिन देखिए वोट प्रतिशत बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि आप अपने आधार वोटर को कितना जोड़ पा रहे हैं, जो कि दूसरे लोग विश्वास करें कि नहीं हमारा वोट बेकार नहीं होगा। अगर दलितों के अलग अलग समूहों के लोग वोटर अगर इस तरफ आएंगे तो फिर उस स्थिति में मायावती जी की परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं और अखिलेश यादव की स्थिति और मजबूत होगी। तो यहां से समीकरण कुछ ऐसे दिखाई देते हैं कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी
वो एक तरह से मायावती जी के वोटों में भी संदमारी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, दलितों में हम लोगों ने देखा ही है कि गैर जाटव दलितों के भीतर तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों को दिख गया कि अच्छा खासा शानदार प्रदर्शन रहा, और वो सीएसडीएस के तमाम आंकड़ों में भी नीरज जी हम लोगों को दिखाई देता है। लेकिन अब वहां पे जो दूसरी चुनौती है कि पीडीए के जो डी है, उसमें वो जाटव वोटर्स में कितनी संदमारी करते हैं। और अगर वहां पे हम लोगों ने स्पष्ट हम लोगों ने देखा है ग्राउंड पे भी नीरज जी की उसके युवा जो कुछ मतदाता थे उनका 2024 में थोड़ी वहां पे भी जो है कि वोट पर उनका घटा था। तो अगर ये स्थितियां बनी हुई रही तो फिर जाटव वोटर्स भी को भी और ज्यादा जो है कि 2024 के तुलना में वहां पे और शेंदमारी समाजवादी पार्टी कर सकती है। और ये स्थितियां अगर थोड़ी भी बनी तो फिर ये बहुजन समाज पार्टी के लिए सीटों के दृष्टि की तो मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें बिना गठबंधन के हम लोग देख चुके हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, खाता नहीं खुलता है। तो वो वोट प्रतिशत का भी बड़ा नुकसान होने की स्थिति दिखाई देती है नीरज जी। तो मायावती जी के लिए ये बड़ी आवश्यक है कि वो भी गठबंधन को चुनना उनके लिए भी आवश्यक है कि वो क्या वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन को चुनती हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को चुनती हैं। अगर वो गठबंधन को नहीं चुनती हैं तो फिर वैसे स्थिति में सीट लाना और सीटों को लाके प्रतिनिधित्व करना बड़ा मुश्किल चीज होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लोकसभा में अभी उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्यसभा के एक सदस्य हैं, शायद उनका भी कार्यकाल जो है कि वो खत्म होने वाला ही है नीरज जी जी बिल्कुल, इस साल खत्म हो जाएगा। तो सोचिए अब इस साल उनका भी वहां से भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो ये तो बहुत लंबे अरसे बाद हम लोग वो परिस्थितियां देखेंगे बहुजन समाज पार्टी में, जब बहुजन समाज पार्टी न लोकसभा में होगी न राज्यसभा में होगी। तो इस स्थिति में बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में अगर ऐसे कुछ समीकरण बनते हैं तो मायावती जी के लिए वो वोट प्रतिशत में भी जो है वो झटका देने वाला होगा नीरज जी। ये एक और सवाल है, हालांकि भाई जिसकी तरफ लोग आते हैं ये दबाव झेलना ही पड़ता है, लेकिन जैसे 2022 के वक्त भी हुआ था कि बीजेपी के बहुत सारे ओबीसी नेता समाजवादी पार्टी में आए थे। अब अभी से साल भर पहले से समाजवादी पार्टी की तरफ एक नेताओं का आना हम देख रहे हैं। तो टिकट वितरण अखिलेश यादव के ऊपर एक दबाव भी बनेगा, आपको लगता है दबाव कि भाई आखिरकार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना है ना, टिकट तो उतने ही हैं। जब बाहर से इतने बड़े बड़े नेताओं को लेकर आएंगे तो फिर वो एक इनबैलेंस की स्थिति का खतरा आपको लगता है कि भाई अपने घर के लोग कहेंगे कि बाहर वालों को टिकट क्यों दे रहे हैं, बाहर वाले कहेंगे कि हम आए हैं तो टिकट नहीं लेंगे तो और क्या करेंगे, इस तरह का कोई संतुलन बिगड़ता देख रहे हैं आप? नीरज जी देखिए, अभी तो अगर बहुत अभी वक्त है, चूंकि एक वर्ष में देखना पड़ेगा कि अभी चूंकि हम लोग देखेंगे बहुत सारे लोग इधर से भी बीजेपी की तरफ जाएंगे, बीजेपी से भी इधर की तरफ आएंगे, वो चीजें चलेंगी। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा भारी संख्या में लोग आते हैं एक पार्टी विशेष की तरफ तो वहां पे टिकटों के वितरण में एक असंतोष की स्थिति होती है। वो स्थिति हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में देखा भी है नीरज जी, कि अलग अलग दूसरे पार्टियों से लोग गए हैं और उनको जब वो संतुष्ट नहीं कर पाए तो वो भले ही बीजेपी में रहे लेकिन बीजेपी में होते हुए भी एक असंतुष्ट खेमा के रूप में जो है कि वो हम लोगों को दिखाई दी है, और वो लोकसभा चुनाव में हम लोगों को दिखा भी था। तो वो एक परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण किया था, अगर वो उतने ही सावधानी के साथ विधानसभा चुनाव में भी टिकट का वितरण करेंगे, और वो अभी दिख रहा है कि वो बहुत पैनी नजर रख रहे हैं, बहुत सावधानी के साथ टिकटों का वितरण करेंगे, तो फिर ये संकट और ये समस्या की स्थिति नहीं आएगी उनको चूंकि देखिए अलग अलग समूहों का पीडीए का जो पूरा स्लोगन, चाहे वो एसआईआर के संदर्भ में भी सोचिए कि वो उस संदर्भ में भी दे रहे हैं, तो उसको टिकट के वितरण में भी दिखना चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखा कि सामान्य सीटों पर दलितों को टिकट देने की जो उन्होंने रणनीति बनाई थी, या फिर बहुत भारी संख्या में उन्होंने जो है कि मौर्य लोगों को भी जो है कि उन्होंने उनको भी टिकट दिया उन्होंने, तो उसके परिणाम दिखे। तो वो उस प्रकार के अलग अलग प्रयोग करते हुए वो हम लोगों को सीधे सीधे विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देंगे। जो एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखिए पीडीए जो पहले सैद्धांतिक तौर पे था, वो पीडीए का कुछ प्रभाव तो हम लोगों को दिखता है 2022 के विधानसभा चुनाव में, 24 में आके और पल्लवित पुष्पित होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा और हमें लग रहा है कि वो आकार लेता हुआ दिखेगा 2027 के विधानसभा चुनाव में, अगर सही ढंग से टिकटों का वितरण होता है और पार्टी में एक असंतोष की स्थिति नहीं बनती है। तो ये संतुलन बनाने की जिम्मेवारी भी अखिलेश यादव जी के ऊपर होगी कि वो असंतुलन की स्थिति ना बने। जो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी चूंकि केंद्र में भी है, राज्य में भी है, उसके प्रति एक आकर्षण होता है और वहां पे बहुत ज्यादा संख्या में लोग जाते थे और फिर वो असंतोष की स्थिति हम लोगों ने देखी थी। आपको याद होगा नीरज जी,
पश्चिम बंगाल के 2021 के विधानसभा चुनाव में भी वो चीजें हम लोगों को दिखी थी कि बहुत भारी संख्या में लोग जो है कि वो तृणमूल कांग्रेस से जो है कि भारतीय जनता पार्टी में गए थे और भारतीय जनता पार्टी सबों को एडजस्ट भी नहीं कर सकी थी वहां पे। तो वो स्थिति आने पे नुकसान की स्थिति होगी। लेकिन वर्तमान के अखिलेश यादव जी के बारे में अगर कहा जाए तो वो बेहद ही हर चीज में बड़ी सावधानी, उनके पत्रकारों के साथ जब वो बात करते हैं तो उस समय भी जब वो उत्तर देते हैं उसमें भी बड़ी सावधानी रखते हैं। चाहे अभी लोकसभा में बजट सत्र में भी हम लोगों ने देखा कि वहां पे भी वो अपने मूलभूत उत्तर प्रदेश को जो मुद्दे हैं उसको उठाने से नहीं चूकते हैं। तो ऐसे स्थिति में टिकट वितरण में वो बड़ी असावधानी बरतेंगे, इसकी संभावना मुझे कमी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगानी है, अखिलेश यादव को 10 साल के बाद सत्ता में वापसी करनी है, मायावती को अपना खोया हुआ अस्तित्व वापस पाना है। उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव, ये जान लीजिए कि सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के उस चुनाव के नतीजे पूरे देश की राजनीति की दिशा दशा तय करेंगे, ये अभी से तय माना जा रहा है। ऐसे में आने वाला जो लगभग 1 साल है चुनावों से पहले का, उसमें कितने ज़बरदस्त उतार चढ़ाव और उठापटक देखने को मिलेंगी, इसका अंदाज़ा अभी से हमें लग रहा है। हमारी इन तमाम उठापटक जी 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 निष्कर्ष में केवल यही चीज कि देखिए, उत्तर प्रदेश के नेताओं के संदर्भ में जब हम लोग परंपरागत तौर पे पहले पॉलिटिक्स का विश्लेषण करते थे तो ये दिखता था कि किसी के मायावती जी के संदर्भ में ही देखते थे कि पश्चिमी यूपी में बड़ी जबरदस्त पकड़ दिखती थी लेकिन कुछ हिस्सों में पकड़ नहीं दिखती थी, या उनके रणनीति में भी। लेकिन बीजेपी ने जब से राजनीति शुरू की, पश्चिम से लेकर पूर्व तक पे पूरा फोकस होता था उनका। और बिल्कुल उसी प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है कि एक रणनीति अगर पूर्वांचल के लिए बन रही है तो दूसरी तरफ रणनीति पश्चिमी यूपी के लिए भी बन रही है, तीसरी रणनीति अवध के लिए भी बन रही है, चौथी रणनीति बुंदेलखंड के लिए भी बन रही है। यानी उत्तर प्रदेश के एक एक हिस्से के लिए जहां जैसी जरूरत है उस प्रकार की स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि सीधे सीधे बीजेपी ने जो राजनीति को बदला है और उसके बाद क्षेत्रीय दलों ने भी अपने में जो जबरदस्त बदलाव किए हैं, वही कारण है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल समाजवादी पार्टी एक ज्वलन ढंग से, गतिशील ढंग से हम लोगों को नजर आ रही है। इस गतिशीलता पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल लाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।